नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ होम आदित्य द्विवेदी और अब हम आपसे बात करेंगे कल की, यानी कि 10 मार्च की, क्योंकि यह फैसले की घड़ी है। जी, कल फैसले की घड़ी है। कल मतगणना होनी है। उत्तर प्रदेश में मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब वोटों की गिनती की बारी है। 10 मार्च यानी गुरुवार का दिन आपके लिए, मेरे लिए और उत्तर प्रदेश के लिए और साथ ही साथ यूपी के साथ साथ 4 राज्यों के लिए भी बहुत अहम है, क्योंकि 8 बजे से मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 12 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि उत्तर प्रदेश की सत्ता का ताज किसके सिर पर सजेगा। आप सुबह से ही जेएमडी न्यूज पर लगातार चुनाव नतीजों के पल पल की अपडेट को जान सकेंगे। जेएमडी न्यूज आपको सबसे विश्वसनीय जानकारी समय समय पर पहुंचाता रहेगा। हालांकि मतगणना से एग्जिट पोल ने अनुमान तो बता दिए हैं, लेकिन सही तस्वीर तो कल ही सामने आएगी, जब चुनाव परिणाम आएंगे। रिजल्ट के बाद ही पता चल पाएगा किस दल की प्रदेश में सरकार बन रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सभी 403 सीटों पर 7 चरणों में वोटिंग होनी है और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राहुल श्रीवास्तव, हमारे संवाददाता, जुड़ गए हैं और साथ ही साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, डॉक्टर रमेश वर्मा। राहुल श्रीवास्तव, फैसले की घड़ी है, यानी कि कल 10 मार्च को वोटिंग होगी और ऐसे में एग्जिट पोल का जो आकलन है वो साफ तौर पर बीजेपी की सरकार बनवा रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी, बसपा, आरएलडी और कांग्रेस में खलबली मची हुई है। अब ईवीएम का रोना एक बार फिर से रोया जा रहा है। योगी पार्टियां साथ में है, उसके बाद चुनाव आयोग यहाँ पर भी सौंपा जाता है। का रोना शुरू हो चुका है। ईवीएम पर जो विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है, हर चुनाव में दिन है वो खुलकर सामने आ जाता है। ऐसा ही हुआ जिससे लगातार आदमी से कुछ निर्देश दिया, सब एक स्ट्रॉन्ग रूम है, उसके बाहर तैनात रहे समाजवादी पार्टी की बात करने का और जिला प्रभारी तक बना वो जिला प्रभारी वहां पर मौजूद थे। तो निश्चित तौर पर आया और दूसरे आए उससे निश्चित तौर पर विपक्ष की विपक्ष के अलावा सरकार जो आगे मेरे जो सहयोगी है मैं उनसे कहना चाहूंगा कि राहुल का ऑडियो लेवल जो है वो सही करने की कोशिश करें, क्योंकि जो आवाज है वो रुक कर आ रही, कहीं ना कहीं बैरियर है। तो जिस तरीके से 403 सीटों पर 7 चरणों में वोटिंग हुई है, 7 चरणों का औसत मतदान 60.63% रहा है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में 61.24% वोटिंग हुई थी। राज्य में कुल 4,462 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। तमाम एग्जिट पोल्स और रुझानों में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच ही मुकाबला होता दिख रहा है।
आपको बता दें, राज्य में बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को अपना मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया है। और एक बार फिर से हमारे साथ राहुल श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। राहुल, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? ठीक है राहुल, ईवीएम की बात मैं जिक्र कर रहा था, लेकिन जिस तरीके से वाराणसी में एक गाड़ी में 4 पहिया वाहन में ईवीएम जा रही थी, हालांकि बाद में जो वहां के डीएम उन्होंने इस पर सफाई भी दी कि वो जो ईवीएम थी वो डेमो के लिए जा रही थी, कुछ लोगों को सेकंड फेज की तैयारी करानी थी। इसको लेकर के वो बात कर रहे थे कि जो मातहत कर्मचारी थे मतगणना स्थल में, जो कल मतगणना में शरीक होंगे, तो ऐसे में अब समाजवादी पार्टी के जो मुखिया है वो ये कह देते हैं कि अब कार्यकर्ता जो हैं, युवा जो हैं, वो 3 दिन तक मुस्तैद रहें, जो स्ट्रांग रूम है वहां पर। एक बार फिर से ईवीएम को ही मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? देखिए, ईवीएम ही होता है, ईवीएम ही वो जो पार्टी होता है वो ईवीएम को लेकर आप उत्तर प्रदेश का बात ईवीएम लगातार की जाती। तो आपको बता दें, एक बार फिर से ईवीएम को ही मुद्दा बनाया गया है। ईवीएम को एक बार फिर से कटघरे में खड़े करने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि हार की जिम्मेदारी जो है कोई भी लेना नहीं चाहता है। और ऐसे में अगर एग्जिट पोल के जो आकलन है, जो नतीजे हैं, अगर वो वाकई में कल के नतीजों के बाद वैसे ही होते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी कमल खिला लेती है, तो फिर से एक बार ईवीएम को निशाना बनाया जा सकता है, ईवीएम को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। और ऐसे में अब देखना यह होगा कि कल जब सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी, लगभग 4 बजे तक स्थिति क्लियर हो जाएगी, साफ हो जाएगी स्थिति कि आखिरकार ऊंट किस करवट बैठा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं वो लाल नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर के वो अपने बयानों से कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश में है कि बीजेपी को हार का डर है, इसलिए इस तरीके का एग्जिट पोल बीजेपी ने ही दिखाया है। और एक बार फिर से हमारे सहयोगी राहुल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, ईवीएम की बात हो रही थी, हालांकि अब मैं ईवीएम की चर्चा नहीं करना चाहूंगा। यहां पर एक चीज बहुत बड़ी है कि 2017 में 2 लड़के आए थे मैदान में, यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, और हार का मुंह देखना पड़ा था। एक बार फिर से 2 लड़के आए हैं, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी। इस बार क्या हो सकता है? अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जाट वोटर था वो कन्वर्ट नहीं हुआ है समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए, तो कहीं ना कहीं बड़ा झटका। देखिए, शुरू हुआ था तो चुनाव आते जनता पार्टी वो आगे हराने का तरफ से कहा गया था कि उन्होंने बच्चा को कर दिया हुआ था, तो निश्चित काफी अहम हो जाता है। वहीं से शुरू हुआ था जो पार्टी इमाम देता आए थे चलिए राहुल, आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस वक्त तमाम जानकारी देने के लिए। हालांकि जो आपकी ऑडियो लेवल में थोड़ा आवाज जो है वो इस वक्त हम तक पूरी तरह से नहीं पहुंच रही। राहुल, आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ अभी वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रमेश वर्मा भी जुड़ेंगे, उनसे चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ स्थिति होने वाली है कल, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो मुखिया है वो इस वक्त थोड़ा उनके जो तेवर है तल्ख नजर आ रहे हैं। और हमारे साथ डॉक्टर रमेश वर्मा वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, जिस तरीके से एग्जिट पोल में नतीजे दिखाए जा रहे हैं, जो आकलन है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि अब कौन सा प्रयोग वो करेंगे समाज में। निश्चित रूप से जो एग्जिट पोल का जो खुलासा हुआ है या जो उसके जो नतीजे आए हैं, हाँ, वो न केवल समाजवादी पार्टी को बल्कि
बड़े बड़े दिग्गजों को परेशान कर रहे हैं, हैरानी में डाल रहे हैं। क्योंकि जब सड़क पर देखा जा रहा था तो ये लगा रहा था कि सीधी सीधी टक्कर है और सीधी लड़ाई है, लेकिन जब एग्जिट पोल आए तो उन्होंने एकदम ऐसा पासा पलटा कि लोग परेशान हो गए। तो अब जो है अखिलेश यादव का भी बेचैन होना स्वाभाविक है। और अब उन्होंने ये देखा है कि आखिर क्यों ऐसा हुआ, तो उसके सीधे सीधे कारणों को देखते हुए अखिलेश ने अपने जो सपा के लोग हैं उनको विशेष रूप से सतर्क किया है और ये कहा है कि मतगणना स्थल पर जहां पर ये जो मशीनें रखी हैं वहां पर चौकसी बरतें, सतर्क रहें, ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो सके। क्योंकि उन्हें लगता है कि एग्जिट पोल जिस तरीके से आए हैं उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी होने की संभावना भी है। और उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से वाराणसी की घटना हुई, सोनभद्र की घटना हुई, चंदौली की घटना हुई, कानपुर में भी जो हुआ, तो उन सबको देखते हुए एक सतर्कता बरती गई है। और शासन और प्रशासन ने भी ये देखते हुए कि एक तनाव की स्थिति है, उसने भी अपनी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की है। ठीक है, 3 स्तरीय रहने वाली है सुरक्षा व्यवस्था। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, एक चीज यहां बहुत अहम हो जाती है, जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी 7 में आ जाती है, जहां पर 17 से 20% जो वोटर है जो वो आरएलडी का है, यानी कि कुल मिलाकर के उसका प्रतिनिधित्व करते हैं जयंत चौधरी, जाटों का, किसानों का, और ऐसे में मुस्लिम आबादी 25 से 30% है। दोनों को मिला दे तो वहां पर अच्छी खासी बढ़त मिल सकती थी अखिलेश यादव को। लेकिन जो एग्जिट पोल है उसमें साफ तौर पे दिखाया जा रहा है पहले चरण में इतना अच्छा कर नहीं पाए हैं अखिलेश यादव, दूसरे चरण में उनकी सीटें जरूर बढ़ी हैं, लेकिन बीजेपी भी कहीं ना कहीं 25 सीटों के आसपास पा रही है और समाजवादी पार्टी जो है वो लगभग 28 के आसपास वो सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तीसरे चरण में यादव लैंड है, वहां पर एक बार फिर से बीजेपी जो है वो कमाल करती हुई नजर आ रही है, कमाल का कमल खिल रहा है वहां पर। इसके क्या मायने माने जाए? क्या कानून व्यवस्था को लेकर के घेरने में योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घेरने में कामयाब रहे हैं? विकास की बात जो करने की कोशिश की गई या जो पहले बयानबाजी की गई, गर्मी और उसके बाद चर्बी और कहीं से भर्ती की बात निकल करके आती है, तमंचावादी, और साथ ही साथ जब बात की जाती है चिलम जीवी तक कह डाला था, जिन्ना निकल आए थे, इन सब का फर्क है? देखिए, जो पश्चिम में पहले चरण का जो चुनाव हुआ, हाँ, तो उसमें अगर आप ध्यान से देखें, हाँ, तो एक जाट लैंड है जहां पर जाटों ने, जो जाट लोग हैं उन्होंने वोट दिया जी, और उनके साथ में जो है मुस्लिम जुड़े हुए थे जी। और इसके बाद जो है एक बहुत बड़ा शहरी इलाका था जी, नोएडा, गाजियाबाद और ये जो इसके इर्द गिर्द थे, गाजीपुर, तो ये जो शहरी इलाका था वहां पर बीजेपी ने अपना करिश्मा दिखाया, इसमें भी दो राय नहीं। ये ठीक है कि वोट परसेंटेज वहां कम पड़ा, लेकिन वहां बीजेपी को लाभ मिला। ये जो जाट लैंड थी उसमें अभी तक का ये था कि एक तरफा वोट गिरता था, लेकिन लगता कहीं है कि इस बार ऐसा नहीं हुआ, वोट बढ़ गया। और उसका कारण सीधा सीधा यही है क्योंकि जो एक मैसेज दिया गया कि फिर से दंगे होने लगेंगे, फिर से झगड़ा होने लगेगा, फिर से सब कुछ होगा, और जो जाट में और मुस्लिम में जो समरसता की बात राकेश टिकैत ने की थी, अब वो तो परिणाम बताएंगे क्या होगा, लेकिन एग्जिट पोल के अनुसार वो समरसता नहीं दिखी, तो इसलिए वहां पर उनको अपेक्षित सीटें नहीं मिली जैसा एग्जिट पोल कह रहे हैं जी। दूसरी ओर जहां तक आप दूसरे और तीसरे चरण की बात कर रहे हैं जी, तो वहां पर बयानबाजी कुछ भी हो जी, लेकिन एक मैसेज देने में बीजेपी कामयाब रही जी। योगी आदित्यनाथ कामयाब रहे, जेपी नड्डा, वो था लाइन ऑर्डर का, और लाइन ऑर्डर के में उन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए मैंने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि अब महिलाएं भी 5 बजे के बाद घर से निकल सकती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए अब कोई गुंडा नहीं है, कोई जो है सोने की जंजीर नहीं छीन सकता है, कोई आपकी वाहन नहीं चुरा सकता है, इस तरीके का एक मैसेज दिया। और उसके साथ ये भी कह दिया यदि ये फिर से आए
तो फिर गुंडे फिर अपने बिल्कुल सही कहा जो है खिल जाएंगे और ये बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं। हाँ। यही तो उन्होंने कहा कि अरे भाई हो जाने तो जरा इनकी गर्मी को हम शांत कर देंगे। तो ये जो तो लोगों ने सोचा यार ये बात तो सही है कि लॉ एंड ऑर्डर में थोड़ी सी स्थिति ठीक हुई है। अब व्यापारी भी महसूस करता है कि रंगदारी नहीं हो रही है और कोई वसूली नहीं कर रहा है, लेकिन एक मन में ये बात भी आ गई कि अगर ये फिर से आ गए, हाँ। ये बात तो माना कि चलो भाई उनके खिलाफ थे तो उनको दे देते वोट अखिलेश को, लेकिन कहीं ना कहीं ये मन में भी बात आ गई कि अगर ये फिर से आ गए तो फिर वही विषम स्थितियां पैदा होंगी। इस कारण लोगों ने जो कानून व्यवस्था का मुद्दा जो था, जो योगी, नड्डा और मोदी ने जहन में भरा, उस पर वोट पड़ गया और यही कारण है कि आपको दूसरे तीसरे चरण और में वोट आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। हाँ ठीक है डॉक्टर रमेश वर्मा जी, जब चौथे और पांचवें चरण का रुख कर लेते हैं, अवध की सीटें हैं, तराई क्षेत्रों की सीटें हैं, बुंदेलखंड की सीटें हैं, ऐसे में वहां पर एक बार फिर से 40% से ज्यादा, एग्जिट पोल की मैं बात कर रहा हूं, 40% से ज्यादा, लगभग 44% के आसपास बीजेपी को वोट मिले हैं। और ऐसे में चौंकाने वाली बात इसलिए है क्योंकि उस फेज में अखिलेश यादव कहीं ना कहीं राम और कृष्ण की चर्चा करते हुए नजर आ रहे थे। अखिलेश यादव लगातार बेरोजगारी पर घेर रहे थे सरकार को और लगातार महंगाई का जिक्र कर रहे थे और लगातार ये भी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं जो ये क्षेत्र है इनमें विकास नहीं हुआ है और बीजेपी सिर्फ और सिर्फ असल मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ती, विकास के मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ती, असल बात नहीं करती है। ऐसे में वहां भी परसेंटेज अच्छा जा रहा है बीजेपी के लिए। बीजेपी का तो वहां परसेंटेज क्यों नहीं अच्छा जाएगा जी, क्योंकि अवध तो उनका क्षेत्र ही है। वहां पर जिस तरीके से भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, तो वो तो उनका अपना क्षेत्र है और उसका उनको गौरव प्राप्त है, उसका एक मजबूत आधार बना हुआ है, इसलिए वहां पर बीजेपी को सफलता मिलना बिल्कुल स्वाभाविक है। और दूसरी बात एक ये भी है कि अखिलेश ने ऐसा कोई राम और कृष्ण का न करके वो महंगाई, बेरोजगारी की तो बात करते रहे, बल्कि वो जब अयोध्या जाते हैं तो हनुमानगढ़ी भी जाते हैं जी, बिल्कुल वहां पर दर्शन भी करते हैं। लेकिन सच बात तो ये है कि ये पूरा ही क्षेत्र सीधे तौर पर लखनऊ है, आपका अयोध्या हो गया, बाराबंकी हो गया, इसके आसपास का जितना भी है, लखीमपुर, सीतापुर, ये सब आस्था के केंद्र भी है। तो वहां पर बीजेपी को तो वोट मिलना ही था और ये बात तो पहले से तय थी और उसका उनको लाभ मिला। ठीक है, अगर बात कर लीजिए अब आगे छठवें और सातवें चरण की, पूर्वांचल की बात की जा रही थी, यहां हो रहा था 50-50 का मामला रहेगा, यानी अखिलेश को 50% सीटें मिलेंगी तो 50% बीजेपी को जा सकती है या अन्य को भी जा सकती हैं कुछ सीटें। लेकिन कहीं ना कहीं पूर्वांचल में भी अच्छा खेलते हुए नजर आए योगी आदित्यनाथ यानी बीजेपी, और वहां पर भी कुछ ऐसे हाल नजर आ रहे हैं, 40% से ज्यादा उनको वोट मिला है और ऐसे में वहां भी सीटें जो हैं उन्होंने रिटेन करके रखी हुई हैं 2017 की तरह। देखिए निश्चित रूप से जो छठा और सातवां चरण था, तो छठे चरण में योगी आदित्यनाथ और सातवें चरण में मोदी का फैक्टर चला पूरी तरीके से जी। और ये बात भी सही है कि वहां पर लड़ाई हुई, कांटे की लड़ाई हुई जी। और अभी भी दावा किया जा रहा है, तो एग्जिट पोल के नतीजे हैं, लेकिन वहां पर दावा किया जा रहा है राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य, ये सब अभी दावे कर रहे हैं और उनका कहना है कि सरकार तो हमारी ही बनेगी, सब कुछ वो लोग कह रहे हैं। लेकिन सच बात तो ये है कि यदि जिस तरीके से मोदी ने 2-3 दिन लगातार, बल्कि मैं तो कहूंगा कि लगातार वो बने रहे उसी पूर्वांचल क्षेत्र में, कहीं जौनपुर में चले गए, कहीं सोनभद्र में चले गए, फिर 2 दिन तक तो सीधे वाराणसी में बने रहे। योगी ने 4 दिन तक सभा की, तो उसका तो असर पड़ा। तो जो एक कड़ा मुकाबला था, और देखिए योगी सब जानते थे, इसीलिए योगी ने कहा कि मैं जो है पांचवें चरण तक तो मैं 375 सीट ले आया और अब ये छठे चरण तक, और अब सातवां चरण है। और उन्होंने भी कहा कि अगर आजमगढ़ के लोग हमको साथ दे तो हम 330 सीटें ले आएंगे। तो मतलब कहीं ना कहीं उनको हर चीज का एहसास भी था कि ये गढ़ जो है वो मुलायम सिंह का है, अखिलेश का है और हमको इस पे लड़ना है। तो लड़े भी हैं, लेकिन अब उनको कितना लाभ हुआ ये तो समय बताएगा। लेकिन जो एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि वहां पर जातिवाद ये सब कुछ नहीं चला, सीधे योगी और मोदी का चेहरा चला।
डॉक्टर रमेश वर्मा जी, आखिरी सवाल है मेरा, और ये राजनीतिक दलों से जुड़ा हुआ इसलिए है क्योंकि अगर बात की जाए एग्जिट पोल के नतीजों की और जिस तरीके से आंकड़े प्रस्तुत हुए हैं, बीजेपी की सरकार बन रही है, 8 चैनलों ने दिखा दिया है अपनी एजेंसियों के साथ मिल करके कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बाबा का बुलडोजर चल सकता है। तो ऐसे में बीजेपी के कार्यकर्ता तो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके चेहरे पे कहीं ना कहीं मायूसी दिख रही है, उनका आत्मविश्वास कहीं ना कहीं से डिगा है। क्यों नहीं टिकेगा? हाँ भाई, जब दो लोग मैदान में होते हैं, एक हारता है एक जीतता है, जीतने वाले का तो उत्साह होगा ही, उसमें तो ऊर्जा होगी। कल तक इंतजार करना चाहिए मेरे ख्याल से। नहीं, अब वो तो अगर इस समय जो उनको संजीवनी मिल रही है, हाँ। तो यही मिल रही है कि नहीं हम लड़ रहे हैं। आप हमारे उनके नेता बराबर कह रहे हैं कि नहीं, अब देखिए ना, अब राजभर का बयान आप देख लीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान देख लीजिए, सभी कह रहे हैं कि नहीं सरकार तो हमारी बननी है। अखिलेश भी कहा कह रहे हैं कि सरकार हमारी नहीं बन रही। लेकिन वो आत्मविश्वास तो पैदा है, लेकिन जब इस तरीके के आते तो एक मानसिक दबाव तो बनता है, और वो मानसिक दबाव निश्चित रूप से सपा के जो कार्यकर्ता नेताओं पर बना है, क्योंकि एक जब कोई व्यक्ति बहुत बड़ी चीज सोच लेता है और फिर उसको धरातल पे जब देखता है, मैंने वही कि अर्श की सोचता है फर्श में दिखाई देता है, तो उलझन होती है। तो वो स्वाभाविक है समाजवादी पार्टी के, लेकिन फिर भी अब नतीजे कल से आएंगे, तब देखना है कि क्या होता है, कितना उलटफेर होता है, एग्जिट पोल कितना सही निकलता है, और फिर किसका और उत्साह बढ़ता है, राज तिलक होता है, ये तो कल मालूम ही चल जाएगा। तो कुल मिलाकर के अब कल तक का इंतजार और करना पड़ेगा और देखना होगा कि आखिरकार क्या एग्जिट पोल के नतीजों पर ही मोहर लगती है या फिर एग्जिट पोल के नतीजे धड़ाम हो जाएंगे, और इस बार फिर क्या कुछ वैसा ही होगा जो पश्चिम बंगाल में हुआ था, या फिर एग्जिट पोल सही निकलेगा और एक बार फिर से बाबा मुख्यमंत्री बनेंगे, यानी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे। आपका शुक्रिया डॉक्टर रमेश वर्मा जी हमसे जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। तो आपको बता दें, जिस तरीके से कल मतदान जो हुए थे 7 चरणों में, उसकी मतगणना होनी है, और ऐसे में सुबह से ही जीएमडी न्यूज पर आप देखते रहिए क्या कुछ नतीजे आ रहे हैं, कहां पर कौन जीत रहा है, कहां पर कौन हार रहा है, सबसे पहले सबसे तेज जीएमडी न्यूज पर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @GMD News Flash।